नमस्कार मित्रों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने ये बहुत सुना है कि तुम्हारी जाति क्या है, कास्ट। इस चीज को लेके हम बचपन से सुनते आए हैं। हम लोगों के मन में ये सवाल बना ही रहता है कि कास्ट का मतलब, जातियों का मतलब क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, आखिर कहाँ से ये प्रचलन में आया। वहीं आज अगर हम देखें कि ये जो शब्द है जाति, मॉडर्न डे इंडिया में निगेटिव शब्द बन गया है। इस पर बस राजनीति, जातिगत राजनीति की जाती है। इस वर्ड पे जितनी राजनीति हुई उस पर आज तक शायद किसी पे हुई हो। ये जो जाति है और धर्म है ये बस राजनीतिक विषय बन के रह गया है, जहां राजनीति अपने विषयों को छोड़ के, जहां उन्हें कार्य करना चाहिए उसे छोड़ के वह धर्म और जाति में फंस के रह गए हैं। फिलहाल हम आज धर्म पे बात नहीं करेंगे, जाति पर बात करेंगे। धर्म पे किसी और दिन चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज पे। जाति यह हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर चेतना में हमेशा जीवित रही है। जाति अर्थात क्या, ये जो हमें बताया गया है वही सत्य है कि तुम स्वर्ण हो और तुम नीच हो। ये जो हमें मतलब बताया गया है, क्या यह सच में सत्य ही है या इसका मतलब कुछ और होता है, या फिर कोई लोगों ने षड्यंत्र करके इसे हमारे समाज को तोड़ने और बदनाम करने के लिए चुना है। अगर जाति की शुरुआत को देखें तो हमारे पुरातन भारत में सतयुग से भी पहले, जब हमारे भारतीय संस्कृति में वेदों की रचना हुई है, जब से वेदों ने इस धरती को ज्ञान से सींचा है और फिर वैदिक धर्म की स्थापना हुई, उस समय से भारतवर्ष में जब से यह जम्बू द्वीप का पार्ट रहा है, खंड रहा है। हम लोग बोलते हैं हमेशा आचमन करते समय जम्बू द्वीप पे भारतवर्ष है। ये जम्बू द्वीप क्या, यह जम्बू द्वीप इस एशिया को कहते हैं, इस एशिया महाद्वीप को। पुरातन काल में वैदिक संस्कृति में वर्णों को 4 भाग में विभाजित किया गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण का विभाजन कार्यों के बेसिस पर, कार्यों के बेसिस पर हुआ था और फिर वर्णों का आधार पर जातियां हुई और ये 2 प्रकार व्यवस्थित हुई थी। पहला ये डिसाइड होता था जन्म के आधार पर, दूसरा डिसाइड होता था कर्म के आधार पर। जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति शूद्र था और क्षत्रिय या वैश्य धर्म का अनुसरण करता था तो वह क्षत्रिय और वैश्य धर्म में आ जाता था। वहीं अगर वह क्षत्रिय या वैश्य धर्म का होता और वह कुम्हार का काम करता तो वह कुम्हार कहलाता। वहीं अगर कोई कुम्हार और चमार अगर कोई ब्रह्म के रास्ते पे चल देता, ब्रह्म को जानने के रास्ते पे चल देता तो ब्राह्मण कहलाता। वहीं अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होता और अगर वो शूद्र वाला काम करता तो वो शूद्र ही कहलाता। मतलब जन्म के आधार पर जातियां थीं, पर अगर कर्म तुम्हारा जैसा है तुम उस श्रेणी में चले जाते हो। तो ये भी था, ये भी हमारा उस टाइम का धर्म पालन किया जाता था। अब सवाल उठता है कि शूद्र कौन थे? शूद्र उस समय में किसे कहा जाता था? आज के युग में अगर आप ध्यान से देखो तो जो लघु उद्योग करते हैं, जो लघु उद्योग जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो शूद्र होते थे। उस समय पे शूद्र कहलाते थे। जैसे कोई अगर चप्पल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसे चमाड़ कहते थे। अगर कोई सोने का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था तो सुनार कहते थे, या कोई अगर मटका का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसे कुम्हार कहते थे। तो ये शूद्र थे कौन? ये शूद्र थे जो पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग किसी वस्तुओं का करते थे। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसको, उस टाइम किसी वस्तुओं को बनाते थे। हर गांव में ये होता था, ऐसा नहीं कि इस शहर में होता था, ये हर गांव में कुछ ना कुछ बनता था। कहीं कुम्हार थे, कहीं सुनार थे, कहीं नाई थे। ये सब शूद्र में, शूद्र मतलब कोई काम को करने वाला, उस समय होता था। तो वर्ण के डिवीजन में ये सबसे पहले, सबसे शुरुआत में आते थे। वहीं इनकी इज्जत भी उतनी ही थी, क्योंकि आज के उद्योगपति को देखें, जो उद्योग में काम कर रहे हैं, कामगारों को देखें, उनकी भी इज्जत होती है। तो इज्जत भी उतनी ही थी, आज के जमाने में जैसे है वैसे पहले भी थी। वहीं वह धन संपन्न लोग भी थे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उन्हें धनवान होना आवश्यक ही है, क्योंकि वो धनवान होगा तभी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा। दूसरा, जो व्यापारी होते थे
वो वैश्य होते थे। आज के जो बिजनेसमैन क्लास लोग हैं वो पहले के वैश्य थे। तो वैश्य कौन थे? जो आज के बिजनेसमैन है, सिंपल वे में। ये जो मैन्युफैक्चरर हैं मीन्स शूद्रों से सामान खरीद करके, चाहे वो कुछ उपजाए हों एग्रीकल्चर करके या कुछ काम करके अगर कुछ बनाए हो तो इन्हें खरीद करके इन्हें खरीद कर इनसे बिजनेस करते थे, इन्हें अलग अलग जगहों पर बेचा करते थे। तो ये वैसे होते थे। वहीं अगर हम देखें कि अब क्षत्रिय क्या कौन होते थे, आजकल हम लोग पुलिस वाले देखते हैं, मिलिट्री वाले देखते हैं। ये पहले के क्षत्रिय थे। क्षत्रिय धर्म था कि दूसरे वर्णों को प्रोटेक्ट करना और देश को भी प्रोटेक्ट करना और देश को शासन व्यवस्था में चलाना। तो ये उनका धर्म था। वहीं अगर हम ब्राह्मणों का कार्य देखें तो ब्राह्मण का कार्य था कि जो बाकी वर्ण के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें शिक्षित करें, उन्हें ज्ञान प्रदान करें, उनका इलाज करना, उनको ज्ञान प्रदान करना। ये सब जो चीजें हैं आज के डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर या जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करना, किसी चीज में अनुसंधान करना, ये सब चीजें ब्राह्मण वर्ग के लोग किया करते थे। और ये शासन व्यवस्था में भी मदद करते थे, न्याय प्रणाली को चलाने में मदद करते थे। तो ये न्याय व्यवस्था में भी अपना योगदान देते थे और समाज का कल्याण करते थे। इसी तरह ये जो अपना कार्य करते थे, ये दान जो मिलता था इन्हें, ब्राह्मणों को पहले दान दिया जाता था। तो वो जो धनवान होते थे, तो शूद्र जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो धन को प्राप्त करता था, जो वैश्य जो बिजनेस कर रहा है वो धन को प्राप्त करता था। वो लोग इन्हें धन दान देते थे कि ये लोग अपना कार्य कर पाए, क्योंकि हर किसी का कार्य बटा था, पहला जन्म के आधार पे, दूसरा कर्म के आधार पे। तो ये सब चीजें पहले के जमाने में हमारी भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं था कि दान जो है खाली जनता देती थी, राजा भी हेल्प करते थे इन्हें इनके सब कार्यों में। तो हमने जाना कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी हमारे पुराने भारत में, पुरातन काल में, और ऐसे ही यह शासन व्यवस्था मध्यकालीन भारत तक चली। पर जब इस्लामिक आक्रमणताओं ने भारत पर आक्रमण किया तब ये वर्ण व्यवस्था चरमराने लगी, क्योंकि हमारे धर्म संस्थाओं को नष्ट किया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया, इवन हमारे समाज को तोड़ा गया। उसके बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन मुस्लिम आक्रमणताओं ने जब भारत पर शासन अपना स्थापित कर लिया तो इन्होंने भारत पे शासन व्यवस्था स्थापित करने के बाद भारत में जैसे 4 वर्ण थे, भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जैसे 4 वर्ण थे, वैसे ही अपनी मुस्लिम धर्म में भी इन्होंने 4 वर्णों को फॉलो किया, जिससे इन्हें शासन व्यवस्था चलाने में आसानी हो। इस प्रकार इस व्यवस्था की शक्ति को आप पहचान सकते हैं। इस व्यवस्था भारत संस्कृति की, वर्णों की व्यवस्था की जो शक्ति थी उसको आप समझ सकते हैं। और ये जो पुरातन देश था भारतवर्ष, इसमें ऐसा नहीं था कि किसी का अलग अधिकार है, किसी का, सबका समान अधिकार था, सभी वर्णों का। इवन सभी वर्णों का सम्मान भी था। ऐसा नहीं था कि ये तुम नीच हो, तुम स्वर्ण हो, ऐसा कुछ नहीं था। जिसका जो कार्य था उसको हर रूप में समान रूप से सम्मानित किया जाता था। तो यहाँ शूद्रों का सम्मान उतना ही था जितना वैश्य का था, उतना ही जितना क्षत्रिय का था, और उतना ही जितना ब्राह्मणों का था। तो सभी का समान अधिकार और समान सम्मान भी था। फिर आता है अंग्रेजों का शासन का समय। जब इन्होंने भारत को देखा तब मुस्लिमों ने ऑलरेडी सब चीजों को तबाह कर दिया था, मंदिरों को तोड़ डाला था, भारतीय संस्कृति को विनिष्ट कर डाला था, और इसी तरह हर तरीके से भारतीय धर्म संस्कृति की हानि हुई थी। और अंग्रेजों ने इसे भांप कर, इसे जान करके इन्हें समझा और इसे अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करके भारत को तोड़ा, अंदर तक तोड़ा, समाज को तोड़ा, हर तरीके से तोड़ा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ा, और इस भारतवर्ष पे 200 साल तक शासन किया। और आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने भी हमारी व्यवस्था को देख करके सीखा है। इन्होंने क्षत्रिय की तरह जो पुलिस और मिलिट्री की स्थापना की,
और हमारे ब्राह्मणों की तरह प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर की स्थापना की। वहीं अगर हम देखें मैन्युफैक्चरर जो काम करते कामगार होते हैं, उनकी भी स्थापना हमारे शूद्रों के हिसाब से की गई। और इवन इवन जो बिजनेसमैन है आज के, वो हमारे वैश्य की तरह इन लोगों ने अपने संस्कृति में स्थापना करी। जो बिजनेसमैन है वो उस समय के वैश्य थे, तो व्यापार करते हैं आज। और इसी तरीके से हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, ही अपनी संस्कृति को हमारी संस्कृति से सीख करके अच्छा बनाने का काम किया, और फिर हम ही को परोस दिया थाली में सजाकर। और वह अपने कुटिल बुद्धि का प्रयोग करते हुए, इस व्यवस्था का फायदा उठाते हुए हमारे समाज को जातियों में तोड़ा और इसका फायदा उठाया। इन्होंने कुछ लोग जो इस देश के गद्दार थे, उनके मदद से समाज को तोड़ने का काम किया। किसी को स्वर्ण बना दिया और किसी को नीच बना दिया। जबकि हमारे भारतीय संस्कृति में कभी भी वर्ण, अगर आप उठा के भी पढ़े हमारे वेद शास्त्र या गुरुओं के पास भी जाएं, तो कभी नहीं कहते कि हमारा जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, वो किसी को ऊपर मानती है, किसी को नीचे मानती है। यहाँ इन्होंने षड्यंत्र करके कुछ गद्दारों की मदद से हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम किया। वहीं अगर आप देखें तो 1880 के दशक में हमारे भारतीय संस्कृति में जितने स्कूल और गुरुकुल चल रहे थे, और जो इनके भी स्कूल थे, अंग्रेजों के स्कूल थे, वो भी चल रहे थे, यहाँ पर लिटरेसी 90% से ऊपर थी। 97% थी पूरे भारतवर्ष में, हर कोई पढ़ा लिखा था। वहीं अंग्रेजों के यहाँ जब उन्होंने अपना लिटरेसी का गणना की, तो आप शॉक्ड होंगे सुन करके कि वहां लिटरेसी केवल 90% थी, यहाँ 97% थी। तो उन्होंने इस चीज को समझा और हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसको पहले तो अच्छे रूप से तोड़ा। उसके बाद हमारी जो सभ्यता थी उसको तोड़ने के लिए हमारे टीचिंग्स को खत्म किया, हमारे गुरुकुल को बंद करा दिया, इवन हमें अनपढ़ गरीब बनाया। क्योंकि आप जानते हैं पहले के जमाने में भारतीयों को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को, इस भारतवर्ष को। तो उन्होंने इस प्रकार इस संस्कृति को पूरी तरीके से तोड़ दिया। इवन तोड़ने के नाम पर इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान को अलग कर दिया, ये बहुत पहले कर दिया था, बर्मा को अलग कर दिया, तिब्बत को अलग कर दिया, और ईरान जो उस टाइम का पुरु राजा थे वहां के बहुत साल पहले, लेकिन वो भी कभी भारत का हिस्सा था, तो उसे भी अलग कर दिया। गांधार, ये जितनी चीजें थी सबको अलग करके लास्ट में इस देश का फिर विभाजन किया और एक पाकिस्तान, जो आप जानते हैं कैसा देश है, उसका निर्माण हुआ। और फिर एक दिन आजादी हमें मिल जाती है इन अंग्रेजों से। अंग्रेज भारतीय संस्कृति की ताकत जानते थे, समझते थे, और इन्होंने इस समाज को केवल नहीं तोड़ा, इस संस्कृति को तोड़ा, इस पूरे भूभाग को भी तोड़ दिया कि ये भारतीय संस्कृति की ताकत को जानते थे। अगर भारतीय संस्कृति अपने पर आ गई तो ये पूरे विश्व पर शासन कर सकती है। वह समाज को, भारतीय संस्कृति समाज को तोड़ने के लिए हमें जातियों में बांट दिया। जो काम पर अब आधारित जो जातियां थी उसे भी बांट दिया। आप सोच सकते हो कितनी दुर्दशा की होगी। कुम्हार, क्या घड़ा बनाने वाला, उसको भी जातियों में बांट दिया। कास्ट सेंसस आया था बहुत साल पहले 1800 के दशक में, तब अगर आप पढ़ोगे उसे तो आप देखोगे हजारों जातियां इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। किसी को इन्होंने ऊंचा बताया है, किसी को नीचा बताया है, और ऐसे ही इन लोग करते थे समाज को तोड़ने के लिए। और हम भारतीय इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, और इसमें कुछ भारतीय गद्दारों की भी मदद ली गई है, आप जानते होंगे बखूबी। फिर आजाद भारत में भी सेम कहानी रही। यहाँ पे जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे पार्टियों ने हम लोगों को तोड़ा और इस पे राज किया है हमेशा। तो हम लोगों की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि हम लोग इन चीजों में फंस कर रह गए। हम लोग कभी भी पार्टियों से सवाल नहीं पूछा आजाद भारत में। हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को कभी पढ़े नहीं, कुछ कभी सुने नहीं, कभी गुरुओं का भी पालन नहीं किया, और हम अनुसरण किस चीज का किए, जो अंग्रेजों ने हमें बता दिया उसका किए। और हम लोग की गलती ये भी रही कि हम लोगों ने कभी आपत्ति भी नहीं किया इन चीजों पे। इस समाज को जागना ही होगा,
जागृत समाज होना होगा, अपने हिस्ट्री को रिक्लेम करना होगा, अपने हिस्ट्री को फिर से भारतीय संस्कृति के चश्मे से देखना होगा, ना कि अंग्रेजों के चश्मे से, जो अंग्रेज हमें बता के चले गए हैं। इन अंग्रेजों ने हमारे विद्या, बुद्धि, सभी चीजों पर वार किया और हम लोगों से छीन लिया। अब चलो छीन तो लिया, लेकिन अब हम फिर से उसे रिक्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों ने, इन अंग्रेजों ने जो चीजें हमसे सीखी, हमारी भारतीय संस्कृति से सीखी, उस चीजों को अपना लेबल लगा करके हमें परोस दिया। और हम लोग आज भी उन्हीं की कास्ट की डिफिनेशन को मानते आ रहे हैं, उन्हीं की कास्ट की जो सेंसस है उन्हीं की तरह कराते आ रहे हैं। ना हमने इस चीजों में सुधार किया, ना हमने भारतीय संस्कृति को उठा के पढ़ा, ना गुरुओं का भी पालन किया। यहां किसी को तो सवाल पूछना ही होगा, हमें सही बताया गया है कि हमें गलत बताया गया है, या कुछ मिश्रण करके हमें बतला दिया गया है। ये चीजें आप समझ सकते हो आज की जो दुर्दशा इस नए भारत में हो रखी है कास्ट और धर्म के नाम पे। तो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं इस चीजों के लिए। हमारे भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तब ही फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 को जोड़ दिया गया। आप समझ सकते हैं ये हमारी सोसाइटी के स्तर को दिखा रहा है कि सोसाइटी हमारी कितनी गिरी हुई है कि किसी को नीचा किसी को ऊपर मानती है। तो ये चीज हमारे कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा किया गया, जिससे ये सोसाइटी कभी डेवलप ना कर सके, इस मानसिकता से ऊपर उठ ना सके और भारतीय संस्कृति हमेशा नीचे ही रहे, कभी ऊपर ना आए। हमें पता है ये सब सुन करके बहुत सारे लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, पर हम रिक्वेस्ट करते हैं आप मुझ पर विश्वास ना करें। आप अपना इतिहास खुद उठा के पढ़ें, सच को उठा के पढ़ें, आप थोड़ा देखें, रिसर्च करें, आपको खुद पता लगेगा सच्चाई क्या है और क्या रही है और क्या हमें बतलाया गया है और हमें क्या पढ़ाया जाता है। और मैं साफ कहता हूं, मुझ पर भरोसा बिल्कुल ना करें, पर अपने ऋषि मुनियों को, उनको उठा के पढ़ें, उनको सुने, और इवन वेद को उठा के पढ़ें, वेद को सुने, तब आपको पता लगेगा सच्चाई क्या रही है। क्योंकि वेद पर, ऋषि मुनियों पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ये परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आप सब अपने भारतीय संस्कृति में रुचि लें और देखें, भारतीय संस्कृति को जाके पढ़ें, देखें, समझें है क्या ये, जिससे सभी मनुष्यों में जागृति आ सके, हम भारतीयों में जागृति आ सके अपने धर्म, अपनी संस्कृति के ऊपर, जो इन अंग्रेजों ने तोड़ के हमें दिया है, जो हम लोगों का विनिष्ट कर दिया, हमारे समाज से, हमारे दिमाग में अपनी संस्कृति भर दी गई है, उन्होंने अपनी संस्कृति हम पे थोप दी है। आप अपनी संस्कृति को जानिए और इसे उज्जवल की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ आगे ले जाइए, तभी भारत एक सच्चे अर्थ में भारत कहला सकेगा। भारत को अपनी संस्कृति को पहचानना है, जागरूक होना है और जागृति के साथ हमेशा आगे बढ़ना, तभी भारत सशक्त हो सकेगा और भारत सच्चे मायने में आगे बढ़ सकेगा। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। इसी उद्घोष के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हम सब अपने ऋषि मुनियों को प्रणाम करें, अपने जो साधु संत हैं उनको प्रणाम करें और उनको आदर करें, अपने गुरुओं को नमन करता हूं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching.